नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उम्मीदवारों की घोषणा करने में बीजेपी ने मारी बाजी। उत्तराखंड की 5 सीटों में से 3 लोकसभा सीटों पर रिपीट किए कैंडिडेट्स। 2 सीटों पर पार्टी कर सकती है एक्सपेरिमेंट। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद अब मैदान में उतरेगी भाजपा। कल से होगा लोकसभा वार लाभार्थी सम्मेलन। सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों को करेगी सम्मानित। स्मार्ट सिटी देहरादून की डटी पिक्चर। करोड़ों खर्च करके भी नहीं सुधरी शहर की तस्वीर। नदी में बढ़ा हजारों टन कूड़ा, लापरवाह बना विभाग। उत्तराखंड में बेमौसम हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित। कई जगहों पर मलबा आने से सड़कें बंद। किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले करते हैं उत्तराखंड भाजपा की। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में बीजेपी ने अपने 3 सीटों पर पत्ते खोलते हुए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने जहां 3 सीटों पर उम्मीदवारों को रिपीट किया है, तो माना जा रहा है कि बाकी 2 सीटों पर बीजेपी एक्सपेरिमेंट कर सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। उम्मीदवारों की घोषणा करने में बीजेपी ने मारी बाजी। उत्तराखंड की 5 सीटों में से 3 पर उम्मीदवारों की घोषणा। 3 सीटों पर रिपीट किया कैंडिडेट। 2 सीटों पर पार्टी कर सकती है एक्सपेरिमेंट। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। सभी संभावनाओं और अटकलों पर ब्रेक लगाते हुए बीजेपी ने 3 सीटों पर कैंडिडेट न बदलते हुए सिटिंग सांसदों को ही चुनावी मैदान में उतारा है। माना जा रहा था कि इस बार बीजेपी कई सांसदों का टिकट काटते हुए नए चेहरों पर दांव खेल सकती है, लेकिन बीजेपी ने 3 सीटों पर उम्मीदवारों को रिपीट करते हुए ये बता दिया है कि मौजूदा सांसदों की उनके क्षेत्र में अच्छी पकड़ होने के कारण वो पार्टी को फायदा पहुंचा सकते हैं। किसी भी तरह का प्रयोग करने से बचते हुए पार्टी की चुनाव समिति ने टिहरी लोकसभा सीट से सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, अल्मोड़ा से अजय टम्टा और नैनीताल से अजय भट्ट को प्रत्याशी घोषित किया है। फिलहाल पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा सीट पर अभी पेंच फंसा है। इन दोनों सीटों पर माना जा रहा है कि बीजेपी एक्सपेरिमेंट करते हुए नए चेहरों को मौका दे सकती है। देखिए, पार्टी नेतृत्व जो निर्णय करता है वो सिरोधार रहता है। तीनों हमारे प्रभावशाली सांसद लगातार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अभी तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे, तो हर बार मत प्रतिशत बढ़ा ही बढ़ा है। तो मैं अपने नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे यहाँ 3 घोषित हो गए। बहुत जल्दी 2 सीटों पर हमारे विधायक से घोषणा इस बीच हो जाएगी। केंद्रीय नेतृत्व ने टिहरी लोकसभा सीट पर राजशाही परिवार पर भरोसा जताते हुए माला राज्य लक्ष्मी शाह पर फिर से भरोसा जताया है। हालांकि प्रत्याशी की घोषणा से पहले तक माला राज्य लक्ष्मी शाह के टिकट को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। इस सीट पर कई दावेदारों के नाम भी सामने आ रहे थे, लेकिन आखिरकार माला राज्य लक्ष्मी शाह को पार्टी ने लगातार तीसरे चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर पार्टी ने अजय टम्टा पर फिर से विश्वास जताया है। इस सीट को लेकर अटकलों का बाजार खासा गर्म था। लंबे समय से चर्चाएं थी कि केंद्रीय नेतृत्व इस सीट पर नया प्रयोग कर सकता है, लेकिन टम्टा को प्रत्याशी बनाने के साथ ही इन अटकलों पर भी पूर्ण विराम लग गया। टम्टा भी तीसरी बार चुनावी मैदान में नजर आएंगे। इससे पहले वो भी 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। वहीं बीजेपी ने नैनीताल सीट पर सांसद अजय भट्ट पर दांव लगाया है। अजय भट्ट केंद्र में रक्षा व पर्यटन राज्य मंत्री हैं। पार्टी ने उन्हें 2019 में इस सीट पर प्रत्याशी बनाया था और 2014 में इस सीट से भगत सिंह कोश्यारी सांसद रहे। भट्ट को पार्टी ने लगातार दूसरी बार मौका दिया है। बीजेपी ने जहां 3 सीटों पर सिटिंग सांसदों पर ही भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं बाकी की 2 सीटों पर माना जा रहा है कि बीजेपी एक्सपेरिमेंट कर सकती है। माना जा रहा है कि इन दोनों सीटों पर प्रत्याशी के नाम को लेकर अभी कशमकश है। पौड़ी गढ़वाल से पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत सांसद है, जबकि हरिद्वार का प्रतिनिधित्व पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक कर रहे हैं। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व अपनी दूसरी सूची में इन दोनों सीटों के प्रत्याशियों के नाम घोषित कर सकता है।
पहली सूची में दोनों सीटों के प्रत्याशियों के नाम शामिल न होने को लेकर सियासी हलकों में चर्चाएं हैं कि केंद्र नेतृत्व यहां नया प्रयोग करने के मूड में है। फिलहाल देखना होगा कि इन बाकी की 2 सीटों पर बीजेपी क्या एक्सपेरिमेंट करती है या फिर मौजूदा सांसदों पर ही भरोसा जताया जाता है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को दोबारा नैनीताल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। हल्द्वानी के भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया और इसके साथ ही केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पर शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि पार्टी हाईकमान ने फिर से विश्वास अजय भट्ट पर जताया है। साथ ही इस विश्वास पर अजय भट्ट का कहना है कि पार्टी पूरे देश में 400 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगी और उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा का परचम लहरेगा। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं और हमारे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि तीसरी बार, अब ये दूसरी बार हमारे अजय भट्ट जी हैट्रिक यहाँ करने वाले हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं। सभी कार्यकर्ताओं में जोरदार उत्साह है। देखिए, कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है और हमारे केंद्रीय मंत्री और वर्तमान सांसद जी को हमारी पार्टी ने, मोदी जी ने पुनः उन पर विश्वास व्यक्त करते हुए टिकट दिया है, तो हम 5 लाख वोट से उनको जिताने का काम करेंगे। खबरों में बढ़ते आगे, उधर आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक्टिव मोड पर आई भाजपा अब लोकसभा वार सम्मेलन का आयोजन कर रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस अभियान को लेकर बताया कि भाजपा 4 और 5 फरवरी को हरिद्वार लोकसभा सीट में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन कर रही है, जिसमें सीएम धामी के साथ ही भाजपा के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। इस सम्मेलन में भाजपा सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों को सम्मानित करेगी। उधर भाजपा प्रदेश कार्यालय में 21 प्रकोष्ठों के संयोजक और सह संयोजक की बैठक को आयोजित किया गया, जिसको लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रकोष्ठ हम समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि के लिए बनाते हैं। शिक्षा प्रकोष्ठ शिक्षकों के लिए, चिकित्सा प्रकोष्ठ चिकित्सकों को प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार हमने 3 नए प्रकोष्ठ बनाए हैं, जिसमें विकलांग प्रकोष्ठ, खेलकूद प्रकोष्ठ और सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रकोष्ठ शामिल हैं। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ प्रकोष्ठ समाज के हर वर्ग को पार्टी के बारे में जानकारी देंगे। प्रकोष्ठ हमारे यहाँ समाज के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व के लिए हम मनाते हैं। चिकित्सा प्रकोष्ठ चिकित्सकों के बीच में काम करता है। शिक्षा प्रकोष्ठ रिटायर्ड जो अध्यापक हैं उनके बीच में काम करता है। हमने पहली बार 3 नए प्रकोष्ठ बनाए, विकलांग प्रकोष्ठ, खेलकूद प्रकोष्ठ और हमारा पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रकोष्ठ। तो हर प्रकोष्ठ के समाज के भिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करने के लिए, उनके बीच में पार्टी के विषय को रखने के लिए, उस समाज के अनेकों सुझाव हैं, उन क्षेत्र के अनेकों सुझाव हैं, उन सुझावों को अपनी कार्य योजना में जोड़ने के लिए प्रकोष्ठ का गठन किया जाता है। आज 21 प्रकोष्ठ हमारी प्रदेश की बैठक है। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने अपने आवास में मोदी दगड़ उत्तराखंड चुनावी कैंपेन की शुरुआत की। बता दें कि रविवार को राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने इस अभियान से जुड़ा लोगो और टी-शर्ट लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि इस अभियान के जरिए भाजपा कार्यकर्ता देवभूमि में घर घर जाकर प्रदेशवासियों को सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी देंगे, ताकि लोग उन योजनाओं का लाभ उठा सके। उधर उत्तराखंड कांग्रेस की लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बयान दिया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बताया कि 5 मार्च को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद पैनल बनेगा, जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के पास अपनी रिपोर्ट को भेजेगा। देखिए, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक छानबीन समिति 5 मार्च को दिल्ली में आहूत की गई है, जिसमें लोकसभा वार उम्मीदवारों के संदर्भ में विचार किया जाएगा और जो पैनल बनेगा उसके पश्चात उस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी केंद्रीय चुनाव समिति में उस पर चर्चा के उपरांत उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। देहरादून में महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एशले हॉल चौक पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया।
महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि 2 साल पहले राजपुर क्षेत्र के विधायक खजानदास को श्रमिकों के लिए साइकिल, सिलाई मशीन और कंबल प्राप्त हुए थे, लेकिन वो अब तक श्रमिकों को वितरित नहीं किए गए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि श्रमिकों का हक मारा जा रहा है। देखिए, माननीय विधायक जी को 2 वर्ष पूर्व 500 साइकिलें, सिलाई मशीनें और कंबल श्रमिकों को वितरण करने के लिए मिले थे। और आज 2 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद भी ये सारा सामान जो है हिंदू नेशनल में सड़ रहा है, उनका हक जो है मारा जा रहा है। बेसिकली भाजपा की कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो हर एक छोटे से कार्यक्रम को इवेंट बनाना चाहते हैं और मुझे लग रहा है कोई वो इवेंट का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ऐसा इवेंट आए तो वहाँ उन 500 साइकिलों को 50-50 करके एक इवेंट के रूप में दिया जाए, जो कि गलत है। श्रमिकों का हक मारा जा रहा है, इसके लिए आज हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है और जब तक ये श्रमिकों को हक नहीं मिल जाएगा तब तक हम आंदोलनरत रहेंगे। उधर राजभवन में वसंत उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान यहां लांघा वैली की प्रदर्शनी भी लगाई गई। लांघा वैली काफी समय से पहाड़ी उत्पादों को बनाने का काम कर रही है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक सामग्री से बने उत्पादों को बढ़ावा देना है। इसमें कई महिलाएं जो है वो शामिल हैं, जो स्वरोजगार कर अपनी आजीविका चला रही हैं। लोकल फलों से बने अचार लांघा वैली का सबसे प्रसिद्ध उत्पाद है। हमारी संवाददाता रेनू उप्रेती ने लांघा वैली के हीरा भल्लभ से खास बातचीत की। नमस्कार, मैं रेनू उप्रेती। उत्तराखंड के लोग काफ़ी मेहनती होते हैं, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं या यूँ कहें तो स्वरोजगार को अपनाते हैं। अब आपने लांघा वैली का नाम तो सुना ही होगा ना। आज की डेट में लांघा वैली ब्रांड बन चुका है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो उस समय ये एक शुरुआती दिनों में था। कैसे इसने आज अपने आप को ब्रांड बना लिया है, कितने लोग तब काम करते थे, आज कितने लोग जुड़ गए हैं, इस ब्रांड में क्या कुछ मिलता है और सबसे बड़ी बात उत्तराखंड की महिलाएं इस ब्रांड से जुड़ी हुई हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे लांघा वैली के बारे में हीरा भल्लभ जी से। आप बताइए, आपने कैसे लांघा वैली को स्टैब्लिश किया? जी, ये हमने कुछ करीब 8 साल पहले ये शुरुआत करी और ये शुरुआत हुई हमारी 2 लड़कियों के साथ। इसका पर्पज़ ये था कि वो अपनी एजुकेशन को सेल्फ फंडेड करना चाहती थी। वो ये चाहती थी कि वो कुछ करें। मैं उनके साथ सिर्फ माध्यम मात्र ही बना। तो ये सारी की सारी जो देख रहे हैं आप, ये इन्हीं सब की 2 से 4, 4 से 10 इन्हीं की सबकी मेहनत का नतीजा है। हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम एक तो स्वरोजगार अपना खुद प्राप्त करें, उससे अपनी एजुकेशन और अपनी बाकी चीज़ों को जितना भी स्वावलंबी अपने आप को कर सकते हैं वो करें। साथ ही साथ इसके हम अच्छे प्रोडक्ट्स, प्रिजर्वेटिव फ्री प्रोडक्ट्स, जिसमें किसी भी तरीके का कोई केमिकल या किसी भी तरीके के कोई भी और हानिकारक तत्वों का इस्तेमाल ना करते हुए पारंपरिक तरीके से जो पद्धति से चीज़ें बनाई जाती थी उसी तरीके का इस्तेमाल करके उन्हीं प्रोडक्ट्स को हम लोगों तक पहुंचाएं। सर, व्हेन वी टॉक अबाउट द हिमाचल में भी एक एक्सपेरिमेंट किया था आज भुइरा जैम। हाँ, जी, भुइरा का वो पूरी दुनिया में। तो आप समझते हैं कि अगर उत्तराखंड गवर्नमेंट कुछ अगर मार्केटिंग में आप लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अगर प्रोत्साहन दे दे तो आप लोगों को बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है। अगर इस तरह की कोई योजना है कि 1 करोड़ से टर्नओवर से बड़ा ग्रुप को लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रोडक्ट रखना कंपलसरी हो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट? जी बिल्कुल। जैसे अभी आप ये देखेंगे वसंतोत्सव है। अब हमारे को जो हमारी पहचान मिली उसमें वसंतोत्सव का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पर आके हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुँचा सकते हैं, अपने उस प्रोसेस को दिखा सकते हैं जो प्रोसेस हम वैसे नहीं बता सकते। हमारी पैकेजिंग हमारी सारी चीज़ों को नहीं बता सकती। वो तो हम जब तक खुद लोगों के रूबरू नहीं होंगे तो बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल श्योरली हम लोग और ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। सरकार को कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि मार्केटिंग में अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मेहनत आगे बढ़ाया जाए तो कितना हमारा प्रदेश में रोजगार अपने ही प्रोडक्ट से बढ़ सकता है? जी बिल्कुल, ये तो हो ही सकता है सर। क्या सुझाव देना चाहेंगे अगर हम आपसे कहें तो हमारे माध्यम से? सुझाव तो सर मुझे जो लगता है वो यही है कि जैसे गाँव में हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, महिलाओं को नहीं पता होता, बहुत सारी ऐसी योजनाएँ हैं जो नहीं पता होती। प्रोडक्ट्स तो बनते हैं लेकिन उसको मार्केट तक पहुंचाना थोड़ा मुश्किल होता है। हम इसको ब्रांड की तरह इसलिए कर पाए क्योंकि हम दोनों की जो बैकग्राउंड है वो फाइन आर्ट से है। हम लोग फाइन आर्ट ग्रेजुएटेड हैं, एडवर्टाइजिंग के ही हम लोग थे। तो हमें लगा कि जब हम एक काम कर रहे हैं गांव में तो उसे ब्रांड की तरह पहुंचाएं, तो उसी तरीके से हमने काम किया। तो अगर उसी तरीके का
माध्यम बाकी लोगों को भी मिले, उसी तरीके की मार्केटिंग की सपोर्ट, डिज़ाइन स्ट्रैटेजी और इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाए तो मेरे ख्याल से हर गांव में बनने वाला हर छोटा प्रोडक्ट ब्रांड बन सकता है। चलिए, आपको शुभकामनाएं आपके काम के लिए। तो लांगा वैली से हमने बात की, 2015 में इन्होंने इसे स्टैब्लिश किया था, आज 2024 चल रहा है और धीरे धीरे ये काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। लांगा वैली उत्तराखंड में तो ब्रांड बन चुका है, लेकिन इसे इंटरनेशनल स्तर पर ब्रांड बनाने के लिए कई सारी सरकार को खासतौर पर ध्यान देना होगा कि कैसे वो उत्तराखंड के प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाएं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्होंने एक मैसेज भी दिया है, आओ गाँव चलें, प्राकृतिक खाएँ और प्रकृति में जिएँ। तो ये सभी को इस पर विचार करने की ज़रूरत है। मैं रेनू प्रति, कैमरा पर्सन नरेश के साथ, देहरादून। एक तरफ देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ दून शहर की एक और ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो स्मार्ट दून पर पलीता लगा रही है, जिसमें जिम्मेदार विभाग एक दूसरे पर ठीकरा भी फोड़ रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। स्मार्ट दून की डर्टी पिक्चर। स्मार्ट सिटी पर करोड़ों खर्च, लेकिन नदी में पड़ा हजारों टन कूड़ा। लापरवाह बना विभाग, एक दूसरे पर फोड़ा ठीकरा। न बनी दीवार, न हुई सफाई। दून शहर को स्मार्ट बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन देहरादून के बिंदाल पुल के नीचे दोनों किनारों पर गंदगी का आलम कुछ ऐसा है कि वहां से गुजरने वाला व्यक्ति खुलकर सांस भी नहीं ले सकता। व्यवस्था सुधारने को लेकर नगर निगम और सिंचाई विभाग कदम आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। एक विभाग को सफाई और दूसरे को दीवार निर्माण करानी है, लेकिन दोनों विभागों में पिछले 14 महीने से खींचतान चल रही है। दरअसल दिसंबर 2022 के दौरान अधिवक्ता शिव वर्मा ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था कि बिंदाल पुल के नीचे नदी के दोनों ओर गंदगी फैली है। इसके लिए उन्होंने नगर निगम में सिंचाई विभाग को पार्टी बनाया था। तब से कोर्ट में कई तारीख लग चुकी है। कोर्ट कई बार संयुक्त निरीक्षण का आदेश जारी कर सफाई और दीवार बनाने का आदेश जारी कर चुका है, लेकिन अधिकारी टस से मस होने को तैयार नहीं। देखिए, दिसंबर 2022 से ये मामला जो है वो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। हमने एक मामला माननीय न्यायालय में डाला था, जिसमें हमने कोर्ट को अवगत कराया था कि बिंदाल नदी की क्या हालात हैं, क्योंकि ये एक प्रमुख मार्गों में शुमार है। कांवली रोड का जो पुल है, बिंदाल नदी वहाँ से आ रही है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गार्बेज डंपिंग हो रखी थी और साथ ही वहाँ दुर्गंध का आलम बहुत है। और वहाँ पर जो ड्रेनेज हम कहेंगे वो सिस्टम चरमरा रखा था, पुश्ते नहीं लगे हुए थे, जिसके कारण जब मॉनसून होता है तो घरों में पानी भर जाता है, लोगों के घरों में सामान खराब हो जाता है और करंट भी, कई हमने मामले ऐसे देखे जिसमें करंट की वजह से कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई। तो 2-3 बार निरीक्षण हुआ है वहाँ पर। नगर निगम, क्योंकि उसमें एक पक्षकार है, एक पक्षकार सिंचाई विभाग है, लेकिन कोर्ट में ये होता है कि एक दूसरे पर डालते हैं। वो नगर निगम कहता है सिंचाई विभाग का काम है, सिंचाई विभाग कहता है नगर निगम का काम है। घरों और सार्वजनिक क्षेत्रों से कूड़ा उठाने के साथ ही सफाई वाहनों की निगरानी करने पर नगर निगम हर महीने करीब 2.5 करोड़ रुपए का बजट खर्च कर रहा है। इसके बावजूद भी स्थिति नहीं सुधर रही। वहीं हाल में ही 8 करोड़ रुपए की सफाई वाहन खरीदकर कंपनियों को दिए गए, लेकिन डोर टू डोर कूड़ा उठान में अब तक कोई सुधार नहीं हो रहा। ऐसे में जिला अधिकारी सोनिका ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए अनुबंध कंपनियों को 100% डोर टू डोर कूड़ा उठाने के निर्देश दिए हैं। जो कंपनियां हैं उनकी एक तो ये कि वो रेगुलर बेसिस पे अपना जो कूड़ा उठाना है उसे करें, लेकिन उनकी खुद की भी कुछ शिकायतें थी पेमेंट से रिलेटेड और बाकी शिकायतें, जिनके क्रम में मेरे द्वारा उनके साथ, मेरे और नगर आयुक्त के द्वारा उनसे वार्ता की गई थी और हम टाइमली बेसिस पे उनका पेमेंट रिलीज़ करें, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और साथ ही साथ उनको ये हिदायत दी गई है कि समय से कूड़ा का उठान करें वो अपने से। वहीं इस मामले पर नगर निगम एक बार फिर सिंचाई विभाग पर ठीकरा फोड़ता नजर आया। नगर आयुक्त गौरव कुमार का कहना है कि बिंदाल नदी के पास सिंचाई विभाग का पुश्ता टूटा था, जिसकी वजह से लोगों ने कूड़ा डालना शुरू किया। हालांकि नगर निगम द्वारा समय समय पर सफाई की जाती रही है और जो कूड़ा मिला है अब उसकी भी सफाई की जाएगी। देखिए, जो मामला ये है कि एक सिंचाई विभाग का पुश्ता वहाँ पर टूटा था और वहाँ पर लोगों ने कुछ कूड़ा डालना शुरू किया था नदी के क्षेत्र में। उसको समय समय पर निगम द्वारा उसकी सफाई भी की जाती रही है और अभी भी जो कूड़ा मिला है उसकी भी सफाई टाइम बाउंड मैनर में निगम द्वारा की जाएगी। साथ ही पुश्ते के लिए इसमें सिंचाई विभाग को माननीय न्यायालय द्वारा भी निर्देशित किया गया है। हमारे द्वारा भी अनुरोध किया गया कि सिंचाई विभाग अपना पुश्ता लगाएं ताकि इस तरह की घटना न हो।
एक तरफ जहां स्मार्ट सिटी पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो वहीं देहरादून के एक कोने से ऐसी तस्वीर कई सवाल खड़े करती है। अब देखना होगा कि इस मामले पर आगे क्या सुनवाई की जाती है या फिर ठंडे बस्ते में इसे डाल दिया जाता है। देहरादून नगर निगम ने वित्तीय वर्ष के 11 महीने में ही 45 करोड़ रुपए से अधिक का रेवेन्यू कलेक्ट किया है। इसके साथ ही मार्च यानी आखिरी महीने में वार्षिक राजस्व 60 करोड़ से अधिक प्राप्त होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब निगम ऐसे डिफॉल्टर को ढूंढ रहा है जिनको लाख कोशिशों और नोटिस भेजने के बाद भी उनकी ओर से टैक्स जमा नहीं किया जा रहा है, जिसके खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इस वित्तीय वर्ष में जो हमारा अप्रैल से स्टार्ट हुआ था उसमें हमारा कलेक्शन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और अभी तक का जो हमारा फरवरी तक का कलेक्शन अनुमानित 46 करोड़ के लगभग जो है भवन कर के रूप में नगर निगम को प्राप्त हो चुका है और फरवरी महीने में हमें लगभग 4.5 करोड़ रुपए हाउस टैक्स के रूप में प्राप्त हुए हैं और ये वित्तीय वर्ष का जो है अंतिम माह है। इसमें हम लोग वसूली के प्रयास तेज करने जा रहे हैं। इसके साथ ही जितने भी हमारे बकायेदार हैं, डिफॉल्टर्स हैं, उन लोगों को भी नोटिस भेजे जा रहे हैं ताकि वो भी अपना टैक्स जो है अंतिम महीने में समय से जमा करा सकें। वहीं बेमौसम हुई बारिश की वजह से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। आलम यह है कि तेज हवाओं के साथ ही हो रही बारिश ने खेत में खड़ी सरसों और गेहूं की फसल को तहस नहस कर दिया। खराब हुई फसलों को देखकर अब किसान चिंतित है। वहीं किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। आपको बता दें कि किसानों का कहना है कि उनका पूरा परिवार किसानी पर निर्भर करता है। ऐसे में खराब हुई फसलों की वजह से उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ है। ये तो बिल्कुल प्लेन हो गया है जी। कितना नुकसान? तो 1 बीघे में कम से कम 4 बोझे का नुकसान है जी। यह इतनी मूसलाधार बारिश हुई जी, देखो आप रात ये इतनी फसल कहीं हो गई थी, सारी बेकार हो गई बिल्कुल। अब खाने में पहले गोभी का भी सी थी, अब वो ओलावृष्टि से बेकार हो गई। अब तो सोच रहे कि क्या करे, गवर्नमेंट कुछ देना चाह सकती है तो दे सकती है गवर्नमेंट। खाने में अब ना घर खाने के वास्ते बोलते हैं किसान लोग, तो छोटे छोटे काश्तकार, अब यही तो बेकार हो गई, क्या करे बताओ। वहीं लोहाघाट एनएच के पास छीड़ा में 2 गाड़ियों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को 108 की मदद से अस्पताल पहुंचाया। उधर उप जिला चिकित्सालय में डॉक्टर ने बताया कि 2 घायलों की स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। अभी 2 पेशेंट आए हैं, नीरज और माया, दोनों भी स्टेबल हैं, लेकिन एक के जो नीरज है उसके घुटने पे चोट आई है तो हड्डी वालों के लिए उसको रेफ़र करना पड़ेगा, जबकि जो माया है उसको यहाँ टाँके तो लग गए हैं और बाकी दवाइयाँ दे दी गई हैं और उसके गर्दन में दर्द है जिसके लिए हड्डी वालों के लिए रेफ़र करना पड़ेगा। वहीं लोहाघाट में पुलिस और एएनटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 1 किलो 240 ग्राम चरस के साथ महिला तस्कर सहित एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई को लेकर एसओ सुरेंद्र सिंह ने बताया कि अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया है। हमारे थाने से रोज एक चेकिंग टीम निकलती है। कल दिन में भी हमारी टीम निकली हुई थी और एसओजी की भी टीम हमारे थाना क्षेत्र में थी, तो कंबाइंड चेकिंग हमारी मरोड़ा खान के पास में चल रही थी। अराउंड 4 बजे लगभग एक कार स्विफ्ट डिजायर लोहाघाट की तरफ से आई। इसको रोकने पर चेक किया गया तो उसमें बैठे 2 व्यक्ति, एक महिला और एक पुरुष। पुरुष का नाम जो है आपका पुष्कर सिंह रावत है, जो हिस्ट्री शीटर भी रहा है हमारे थाने का। उक्त के पास से हमारा जो है 800 ग्राम चरस और जो महिला उसके साथ में पीछे से बैठी हुई थी कमला जुगरिया, उससे 440 ग्राम हमारी अवैध चरस बरामद हुई है। उधर राष्ट्रीय राजमार्ग पौड़ी कोटद्वार में मलबा आने की वजह से रास्ता बाधित हो गया। जानकारी के मुताबिक पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते एनएच पौड़ी कोटद्वार में भूस्खलन हुआ है। सड़क पर आए मलबे की वजह से सड़क के दोनों तरफ जाम लग गया। आपको बता दें कि खबर मिलने तक रास्ते को खोलने की कोशिश की जा रही थी। उधर रुड़की के लिब्बरहेड़ी गांव के पास हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार कार ने नाबालिग सहित एक शख्स को कुचल दिया। इस हादसे में दोनों ही लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि इस घटना के बाद से क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। उधर परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
ये असल में रात जब मुझे पता चला ये लिपहली का मामला है और हमारे मंगलौर के बच्चे हैं, मंगलौर कस्बे से, एक किले से हैं, एक मजबते से, और ये तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के करीब किसी काम से वहाँ पर गए थे। तो मुझे पता चला इनका कोई कार थी, कोई दिल्ली की, दिल्ली नंबर की बता रहे हैं कार। जब मैं वहाँ मौके पर पहुँचा तो सबने यही बताया कि दिल्ली नंबर की कार थी। तो उसमें मतलब बहुत तेज़ी से वो गाड़ी जा रही थी, तो उन बच्चों को जो है उसने मतलब चल दिया एक तरीके से, और ये बहुत दर्दनाक घटना हुई है। लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित पल्स पोलियो अभियान में बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई गई। डॉक्टर सोनाली मंडल ने बताया कि लोहाघाट ब्लॉक के 54 पोलियो बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जा रही है। आज हमारा ये पल्स पोलियो अभियान चल रहा है, 3 मार्च से 5 मार्च तक है ये। और हम जो है तो अभी ये बूथ में हैं, बच्चों को गाड़ी रोक रोक के पोलियो पिला रहे हैं, क्योंकि हमें भारत पोलियो मुक्त करना है। तो हम इस कार्यक्रम को, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है, हम आज बूथ में हैं, कल और परसों घर घर जाके बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत। लेके चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। उम्मीदवारों की घोषणा करने में बीजेपी ने मारी बाजी। उत्तराखंड की 5 सीटों में से 3 लोकसभा सीटों पर रिपीट किए कैंडिडेट्स। 2 सीटों पर पार्टी कर सकती है एक्सपेरिमेंट। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद अब मैदान में उतरेगी भाजपा। कल से होगा लोकसभा वार लाभार्थी सम्मेलन। सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों को करेगी सम्मानित। स्मार्ट सिटी देहरादून की डटी पिक्चर। करोड़ों खर्च करके भी नहीं सुधरी शहर की तस्वीर। नदी में बढ़ा हजारों टन कूड़ा, लापरवाह बना विभाग। उत्तराखंड में बेमौसम हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित। कई जगहों पर मलबा आने से सड़कें बंद। किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान।